बच्चों, आज हम बाल विकास में वंशानुक्रम व वातावरण की भूमिका का अंतिम भाग जो है, जो बच गया था, वो हम करेंगे। वीडियोस बहुत लंबे बनाने में काफ़ी कठिनाई आती है अपलोड करने में, इसलिए मैंने इसको टुकड़ों में बांट के आपको पढ़ा रही हूँ। तो हमने पिछली 2 कक्षाओं में हमने देखा कि कैसे गुणसूत्र के माध्यम से, जीन्स के माध्यम से माता पिता के गुण संतान के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं और कौन कौन सी विशेषताएं हैं कि जो कि इसके द्वारा, जीन्स के द्वारा ट्रांसफ़र होती हैं। अब बेटा, मैंने अभी तक तो आपको सामान्य विशेषताओं के बारे में बताया था। अब थोड़ा सा वंशानुगत रोग के बारे में भी, क्योंकि अच्छाई के साथ कुछ बुराइयां भी होती हैं, तो वो भी हमें जानना ज़रूरी है। तो कुछ रोग होते हैं जो कि जीन्स के माध्यम से या क्रोमोसोम्स के माध्यम से संतान के अंदर आते हैं। ऐसे रोगों को हम आनुवांशिक रोग कहते हैं या वंशानुगत रोग कहते हैं। प्रकृति ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। प्रकृति वास्तविकता में बिल्कुल अतुलनीय है। प्रकृति में जो भी ये जीन्स होते हैं जिनकी वजह से रोग होते हैं, वो अधिकांश जीन्स अप्रभावी श्रेणी के होते हैं। अप्रभावी, जैसे आपको बताया, एक सामान्य जीन अगर मिल गया पिता से, माता से रोग का जीन मिला, तो ये क्योंकि अप्रभावी जीन होगा तो बालक में परिलक्षित नहीं होगा, ठीक है ना। तो लेकिन अगर माँ की तरफ से भी एक अप्रभावी रोग वाला जीन मिल गया और पिता की तरफ से भी अप्रभावी वाले रोग का जीन मिल गया, जैसे मैं बता रही थी आपको कि जो निकट संबंधियों में विवाह करते हैं उनके क्या होते हैं, उनके 4-5 पीढ़ी पहले के जो पूर्वज होते हैं वो समान होते हैं, है ना। तो उन लोगों में बहुत संभावना होती है कि वो जीन्स 3-4 पीढ़ी के बाद में वापस में आकर मिल जाएं। मतलब पिता की तरफ से भी वो बीमारी वाला जीन आ गया और माता की तरफ से भी आ गया, तो बालक के अंदर वो रोग हो जाएगा। प्रकृति ने तो व्यवस्था करी है। तो इसीलिए जो हिंदुओं में 4 गोत्र छोड़ के विवाह होते हैं, बहुत अच्छी बात है। जितने दूर हो, मतलब हमारे रिश्तेदारों में तो विवाह करना ही नहीं चाहिए। जितने दूर हो, हम जेनेटिकली एक दूसरे से जितने दूर हो, ऐसे वाले विवाह ज़्यादा बेहतर होते हैं। जब 2 अप्रभावी रोग वाले जीन मिल जाते हैं तो वो प्रभावी हो जाते हैं और संतान में ऐसा रोग हो जाता है। इस प्रकार के जो रोग होते हैं उनके 2 उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, मैं 2 रोगों का उदाहरण दे रही हूँ। बहुत कॉमन से रोग हैं, वो हैं, एक तो है फिनाइल कीटोन्यूरिया, जिसको PKU भी कहते हैं संक्षेप में। फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है बेटा, हम लोग जो प्रोटीन लेते हैं, जैसे बच्चा जो होता है छोटा, तो बच्चा दूध पीता है, दूध के अंदर प्रोटीन होता है। प्रोटीन का विखंडन होता है हमारे शरीर में जाकर, या आपने अपने न्यूट्रिशन की क्लास में पढ़ा होगा, तो वो जाकर जब विखंडित होता है हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन, तो उसमें से फिनाइल एलेनिन नाम का पदार्थ मिलता है। ये पदार्थ हमारे शरीर के लिए विषैला होता है, तो इसको विखंडित करने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो जिन लोगों को ये रोग होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया, उनके शरीर में इस एंजाइम का निर्माण नहीं होता है, तो ये फिनाइल एलेनिन उनकी बॉडी के अंदर इकट्ठा होता रहता है और वो विषाक्त होता है और वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पे प्रभावित करता है। और इसका समय से उपचार ना होने पर ऐसे बालक 1 साल के अंदर, जन्म के 1 साल के अंदर मानसिक रूप से विमंदित हो जाते हैं। उनके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में स्थायी प्रभाव हो जाता है। एक और रोग है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया का मतलब आप जानते हैं, खून की कमी होना। सेल का मतलब कोशिका, और सिकल जो होती है बेटा, हंसिया जिससे घास वगैरह काटते हैं, सी के आकार का जो नहीं होता काटने का, जिसमें अंग्रेजी का सी के आकार का होता है, जैसे चित्र में भी दिखा रखे हैं, इस तरह का जो होता है उसको सिकल कहते हैं। उसके आधार पर इसका नाम रखा गया है सिकल। तो देखिए, इसमें मैंने जो चित्र में आपको दिखा रही हूँ मैं, इस चित्र में देखिए कि हमारी जो लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं बच्चों, ये गोल आकार की चिपटी कणिकाएँ होती हैं और ये बड़ी फ्लेक्सिबल सी होती हैं, मतलब बड़ी लचीली होती हैं, ठीक है। तो ये इनका कार्य क्या होता है हमारे शरीर के अंदर, ऑक्सीजन के संवाहन का कार्य। हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है, ये हमारे लंग्स में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके हमारे पूरे शरीर को इसको वितरित करता है। तो ये कार्य कर रहा है हमारी ये लाल रक्त कणिकाएँ। तो
इनका इस रोग के अंदर जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है शरीर में, तो जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं वो इस आकार की हो जाती हैं, सी के आकार की, देखिए अर्ध चंद्र आकार की हो गई हैं, सिकल के आकार की हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो उनकी ऑक्सीजन संवहन की क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है। दूसरा, ये जो हमारी लाल रक्त कणिकाएँ गोल और चिपटी होती हैं, तो ये बिल्कुल सूक्ष्म रक्त कणिकाओं रक्त वाहिकाओं के अंदर से भी आराम से चिपटी होकर निकल जाती हैं। अब ये जो सिकल सेल की जो हो गई हैं, जो सिकल के आकार की हो गई हैं, ऐसी रक्त कोशिकाएं कहीं भी अड़ जाती हैं। देखिए इनके कोने निकल आए हैं, तो एक तो ये कहीं अड़ जाएंगी, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर गुच्छा भी बना सकती हैं और इससे रक्त वाहिका अवरुद्ध हो सकती है। तो इसकी वजह से व्यक्ति को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहीं वक्त रक्त वाहिका अवरुद्ध हो गई तो उसको दर्द होगा, अगर किसी गलत जगह की हो गई तो मूर्छा आ सकती है और रोगी की मृत्यु भी हो सकती है, अगर किसी हमारे महत्वपूर्ण अंग के अंदर ये इसने रक्त वाहिका को ब्लॉक कर दिया। तो ये बड़ी समस्या होती है इन लोगों की, सिकल सेल्स एनीमिया की। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको बताया 2 अप्रभावी रोग वाले जीन मिलने से। दूसरा तरीका जिससे आनुवांशिक रोग होते हैं वो है डीएनए में टूट फूट के कारण। मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स अवस्थित होते हैं और जीन्स जो हैं वो डीएनए से बने हुए होते हैं। अब इन डीएनए में टूट फूट अगर हो जाए, सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, थोड़ी बहुत होती भी, उसका कोई प्रभाव भी नहीं होता। लेकिन अब यह है कि हानिकारक रोग वाले जीन्स या ऐसे जीन्स कहाँ से कैसे होते हैं, तो ये डीएनए में टूट फूट की वजह से इनका निर्माण हो जाता है। सामान्यतः नहीं होता है, लेकिन कुछ वातावरणीय कारक, हम लगातार हमारे वातावरण से जहर का अवशोषण कर रहे हैं अलग अलग रूपों में, चाहे हम वो सांस ले रहे हैं, चाहे वो हमारे कीटनाशक के माध्यम से जा रहा है, चाहे तो इन सब चीज़ों का प्रभाव हमारे जीन्स पर भी हो सकता है, हमारे डीएनए में टूट फूट हो सकती है। एक जो कारक जो अक्सर बनता है, इसका कारण म्यूटेशन का, टूट फूट का, वो है विकिरण। विकिरण मतलब आपने एक्सरेज वगैरह तो करवाए हैं, आपको ध्यान होगा जब आप एक्सरे करवाने जाते हैं तो वहाँ पर अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है सब लोगों को, मतलब जिसको करवाना, तो अति आवश्यक होने पर ही एक्सरे कराना चाहिए, क्योंकि ये विकिरण हमारे शरीर के अंदर विद्यमान कोशिकाओं में जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर टूट फूट कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रजनन वाले वर्षों के अंदर, जब स्त्री प्रजनन के योग्य होती है, उन वर्षों के दौरान अगर वो विकिरण का सामना करती है तो डिंबाशय में जो डिंब अभी विकसित भी नहीं हुए उनके अंदर भी, उनके जीन्स के अंदर टूट फूट हो सकती है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण सबसे पहले देखा जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराए गए थे, न्यूक्लियर बम गिराया गया था, तो वहाँ पर देखा गया उस बम की वजह से जो विकिरण हुआ उसकी वजह से 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी बाद तक की जो संतानें थी उनके अंदर विकृति पैदा हो गई थी। क्यों? क्योंकि उनके जीन्स में टूट फूट हो गई, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही। तो इस तरह से भी रोग हो सकते हैं, वंशानुगत रोग। फिर है कुछ एक्स क्रोमोसोम से जुड़ी हुई बीमारियां, जैसे आपको बताया बीज कोशिका के अंदर जो हमारे शरीर कोशिकाएं होती हैं बेटा, हमारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं 23 जोड़े, 23 जोड़ों में से 22 जोड़े जो होते हैं वो तो होते हैं सामान्य क्रोमोसोम्स, और जो 23वां जोड़ा होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। वो स्त्री में XX होगा और पुरुष में होगा X और Y। अब देखो बच्चों, जो XX, अगर अपन अंग्रेजी का कैपिटल आप देखिए X और Y देखते हैं तो Y जो है वो अपूर्ण है। X की 4 भुजाएं हैं, Y की 4 भुजाएं नहीं है, एक भुजा उसकी नहीं है ना। तो इसको कहते हैं ये अपूर्ण क्रोमोसोम होता है, अपूर्ण गुणसूत्र होता है। मैंने आपको बताया कि जीन्स जो होते हैं जोड़े में आते हैं, एक माँ से आया एक पिता से आया, एक तरफ से रोग का आ भी गया तो दूसरी तरफ से अगर सामान्य आ गया तो क्योंकि सामान्य वाला प्रभावी होता है तो रोग वाला दब जाता है, तो संतान में रोग नहीं होता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे Y वाला जो है X के नीचे वाली भुजा के ऊपर वो जीन अवस्थित है, अब Y जो जुड़ा हुआ है उसके साथ में उस Y के ऊपर तो वो भुजा है ही नहीं, तो वो जीन भी नहीं होगा। वो जीन नहीं होगा
तो ये जीन अप्रभावी होते हुए भी परिलक्षित हो जाएगा संतान के अंदर। तो ऐसी वाली बीमारियां XY जिनके पास होता है उनमें होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, और ये बीमारियां इसीलिए पुरुषों में अधिक पाई जाती हैं, स्त्रियों में नहीं होती हैं। ठीक है। जैसे कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं, जैसे पुरुषों के अंदर देखी जाती है, लाल और हरे रंग के प्रति अंधता की एक बीमारी होती है। उनको लाल और हरा रंग नहीं दिखता, जैसे अपने ट्रैफिक लाइट पे जो लाल और हरा रंग होता है उनको लाल हरे रंग में अंतर स्पष्ट दिखाई नहीं देता। दूसरा एक और रोग है हीमोफीलिया, ये भी अक्सर पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है। हीमोफीलिया रोग बच्चों जिन लोगों को होता है उन लोगों के अंदर रक्त का थक्का बनने की प्रवृत्ति नहीं होती है। रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब आप कहेंगे रक्त का थक्का बनना क्यों महत्वपूर्ण है बेटा? जब भी कभी हमारे चोट लग जाती है तो हमारा कैसे चोट लग जाती है, उसके बाद वो घाव के ऊपर धीरे धीरे वहाँ पर सूख जाता है और वहाँ पर थक्का बन जाता है। वो थक्का हमारे घाव को ढक देता है और धीरे धीरे वो खुरन का रूप लेकर वो ठीक करने में मदद करता है। अब अगर किसी के अंदर ये थक्का बनने की प्रवृत्ति नहीं होगी तो जब भी उसके कहीं चोट लगेगी, कट लगेगा, कभी कोई शल्य चिकित्सा करनी पड़ी तो उस व्यक्ति के साथ में कितनी समस्या है उसके, तो कभी रक्त का थक्का जमेगा ही नहीं, तो रक्त स्राव होता रहेगा जिसकी वजह से उसकी मृत्यु तक हो सकती है। तो ये बीमारियां अक्सर X क्रोमोसोम से जुड़ी बीमारी होती है और पुरुषों में अधिक होती हैं। एक और समस्या होती है वो है गुणसूत्रीय विषमता, मतलब गुणसूत्रों में क्रोमोसोम्स में कुछ एबनॉर्मेलिटी हो गई है। जैसे मैंने ये चित्र आपको दिखाया है कि डाउन सिंड्रोम एक बहुत ही कॉमन सी क्रोमोसोम से संबंधित बीमारी है। इसमें क्या होता है कि जो बालक, जो शिशु जन्म लेता है उसके फिज़िकल फीचर्स बिल्कुल अलग से दिखाई देते हैं, सामान्य से बिल्कुल अलग दिखाई देगा बच्चा। आप इस चित्र को देखिए, इनकी नाक चपटी सी होगी, आंखें भी थोड़ी चपटी सी होगी, आंखों के किनारे थोड़े जुड़े हुए से होंगे जैसे चीनी लोगों के होते हैं। और इसके अलावा इनके शरीर के अंदर और भी कई विकार हो सकते हैं, जैसे इनकी देखा गया है कि इनकी IQ लेवल काफ़ी कम होता है, इनमें बहुत सारे लोगों में बोलने की क्षमता नहीं होती है, इनके हाथ और पैर चपटे से होते हैं, इनका एज लॉन्गिविटी जो है, मतलब बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं जीते हैं ये लोग, इनकी आयु कम ही होती है, कम आयु में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन कभी आजकल हमारे क्योंकि चिकित्सा विज्ञान ने काफ़ी एडवांसमेंट कर लिया है तो उसके सपोर्ट से जीत हो जाते हैं, लेकिन इनकी काफ़ी सारी समस्याएं रहती हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है लिंग या बीज कोशिका पर एक एक्स्ट्रा X या Y क्रोमोसोम। मैंने आपको बताया पुरुषों में XY क्रोमोसोम होता है और स्त्री में होता है XX क्रोमोसोम। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो संतान होती है उसमें किसी कारण से चारों की चारों X आ गए, या मतलब वो विभाजन जो होता है अर्धसूत्री विभाजन, उसमें कहीं गड़बड़ हो जाती है तो 4X का जन्म हो जाता है, 3X 1Y का हो गया, या 1X 3Y का हो गया। इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। इनमें से भी 2 का मैंने आपको उदाहरण दिया है। एक तो है क्लेनफेल्टर सिंड्रोम जो कि 2X और 1Y क्रोमोसोम के मिलने से बनता है। ऐसे पुरुष जो होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, इनमें प्रजनन क्षमता नहीं होती है और इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी कुछ स्त्रियों से मिलता जुलता होता है। इनकी बॉडी में जो जिस तरह वसा का वितरण होता है वो जैसे स्त्रियों में होता है उस तरह के इनकी शरीर देखने में लगता है और इनकी बौद्धिक क्षमता भी कम हो सकती है। इसी तरह से एक और है ट्रिपल X क्रोमोसोम, मतलब 3X। इसमें ये लड़की तो होती है, ये लड़की सामान्य से काफ़ी लंबाई इसकी अधिक होती है, प्रजनन क्षमता नहीं होती है, इसका IQ लेवल भी होता है, लेकिन ये बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य एक लड़की जैसी दिखाई देती है और बड़े होने तक पता नहीं चलता है कि उसके साथ में कोई ऐसी समस्या है। अब इतनी सारी बातें मैंने आपको वंशानुक्रम से संबंधित बताई। अब एक जिज्ञासा ये भी होती है कि ये वंशानुक्रम का प्रभाव है, इसका कैसे पता चला? तो इसके अध्ययन के कई तरीके हैं। इनमें से है जैसे कि कुछ तरीके जो अपनाए गए हैं हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, उनका मैं एक एक उदाहरण दूंगी। पहला तो है संबंधियों पर अध्ययन। जैसे कुछ मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने जैसे गाल्टन थे 1875, काफ़ी मतलब शुरू में ही सबसे पहले इन्होंने शुरू किए थे वंशानुक्रम के ऊपर अध्ययन। तो इन्होंने देखा कि उन्होंने बहुत सारे लोगों का अध्ययन किया
देखा जैसे एक परिवार है, उस परिवार की 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी तक अध्ययन अगर ट्रेस करके देखा जाए तो उनकी पहले अभिभावक क्या थे, उनके अभिभावक क्या थे, तो इन्होंने देखा कि जो अभिभावक और जो संतान हैं उनके गुणों में काफ़ी संबंध पाया गया। जो बहुत अच्छे थे, जिनमें अच्छे गुण थे, उनके 4 पीढ़ी बाद भी उनकी संतान बहुत अच्छी थी, और जिनके अंदर अवगुण थे, उनकी जो 4 पीढ़ी बाद की संतान थी उनमें भी अधिकांशतः अवगुण वाले लोग थे। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि आनुवांशिकता से गुण चलते रहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण तरीका और जिसने सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं वो हैं जुड़वा बालकों पे अध्ययन। मैंने आपको बताया था समरूपी और असमरूपी दोनों तरह के बालक होते हैं। तो इन बालकों पे अध्ययन किया गया और इनके अध्ययन से ये पता चला, जैसे जो समरूपी उनको पता है उनकी आनुवांशिकता बिल्कुल सेम है, असमरूपी की आनुवांशिकता सेम नहीं है। तो अब जब समरूपी बालकों में जो विशेषताएं परस्पर एक दूसरे की जैसी पाई गई तो उनका कारण क्या है, आनुवांशिकता है। और वो चीज़ देखी गई कि वो असमरूपी में वो विशेषताएं आपस में इतनी नहीं मिलती, एक समान नहीं है। तो ये तरीके से पता चला। तीसरा तरीका जो था वो जुड़वा बच्चे जो अलग अलग वातावरण में पले। जैसे जुड़वा बच्चे हैं, किसी एक बालक तो अपने पेरेंट्स के पास रह गया, दूसरे बच्चे को किसी ने गोद ले लिया और बिल्कुल भिन्न वातावरण में पला। या ऐसे बच्चे जो जुड़वा थे लेकिन दोनों को अलग अलग दूसरे अभिभावकों ने पाला है। अलग अलग वातावरण में रहने के बाद फिर उनके ऊपर अध्ययन किया गया। अलग अलग जगह रहने के बावजूद अगर उनकी कुछ विशेषताएं एक समान दिखाई दी तो इसका कारण क्या होगा, फिर आनुवांशिकता होगी। तो ऐसे देखा गया, आईक्यू में विशेष रूप से देखा गया है कि ऐसे बच्चे अलग अलग जगह रहने पे, एक बच्चा अफ्रीका में रह रहा है, एक अमेरिका में रह रहा है, लेकिन उनका आईक्यू लगभग एक समान है। एक बच्चे को बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है, दूसरे को अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी उसका आईक्यू एक समान देखा गया। तो इसका मतलब आईक्यू के ऊपर आनुवांशिकता का प्रभाव ज़्यादा होता है। और ऐसे ही जो है गोद लिए बालकों पे, जैसे गोद लिए बच्चों पे देखा गया कि जो जिन बच्चों को गोद ले लिया गया उनके अभिभावकों के साथ में उनके अलग अलग विशेषताओं को मिलाया गया। ठीक है, तो अगर बच्चे की गोद लिए अभिभावकों से मिलती हैं विशेषताएं तो इसका मतलब वातावरण का प्रभाव है। लेकिन वो रह तो कहीं और रहे हैं, लेकिन अपने जैविकीय माता पिता जो थे उनसे उनकी विशेषताएं मिलती हैं, तो इसका मतलब उसमें आनुवांशिकता का महत्व ज़्यादा है। तो ऐसी स्टडीज़ से पता चला कि आईक्यू में भी देखा गया है, और पर्सनैलिटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐसी होती हैं जो जैविकीय माँ बाप से ज़्यादा मिलती हुई पाई गई, तो मतलब उसमें आनुवांशिकता का प्रभाव है। आनुवांशिकता के बारे में हमने बेटा बच्चों काफ़ी बातें कर ली। अब हम वातावरण के बारे में देखेंगे। वातावरण क्या होता है। वातावरण जब देखा जाए तो वातावरण जो है वो एनवायरनमेंट शब्द का ट्रांसलेशन है हिंदी में। एनवायरनमेंट जो है शब्द, ये फ्रेंच भाषा के एनवायरनर से इसकी उत्पत्ति हुई है, और उसका अर्थ होता है टू एनसर्कल या सराउंड, मतलब जो चारों तरफ से घेरे, वो वातावरण हो गया। तो बालक को चारों तरफ से जो घेर रखा है, चाहे वो उसका भौतिक वातावरण है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, परिस्थितियां हैं, कारक हैं, वो सब उसके वातावरण में आता है। जैसा कि जिस बर्ड साहब ने कहा है कि पर्यावरण वह कोई भी चीज़ है जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है और उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, डायरेक्ट उसको प्रभाव डालती हैं, वो सब उसके वातावरण के अंतर आएंगे। वातावरण क्या क्या हो सकते हैं। देखो, वातावरण जो है बेटा, जन्म से पूर्व का वातावरण। जन्म से पूर्व का वातावरण मतलब माता के गर्भ में जब बालक होता है तो माता के अंदर है, तो माता के साथ जो भी कुछ हो रहा है वो बालक का वातावरणीय कारक हो गया। जैसे माँ को अच्छा पोषण नहीं मिल रहा तो बालक में उसका असर दिखाई देगा। माता बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है, संवेगात्मक रूप से बहुत चिंतित है या बहुत भयभीत रहती है, उसका प्रभाव बच्चे में पड़ेगा। माता को कोई रोग हो गया, उसका प्रभाव पड़ेगा। माँ अगर शराब का सेवन कर रही है या सिगरेट पी रही है तो इन सब चीज़ों का बालक के ऊपर होगा प्रभाव। ये बेटा हम अगले चैप्टर में इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं भी बहुत विस्तार से आपको
नहीं बता रही हूँ, पर ये सब वातावरणीय कारक हैं जो कि बालक के विकास को जन्म से पहले से प्रभावित करते हैं। जन्म के बाद का हम देखें तो भौतिक वातावरण में क्या होगा, किस प्रकार की जलवायु, प्रकाश कितना मिल रहा है, कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, उसको खेलने कूदने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर है या नहीं है, ये सब चीज़ें। जलवायु का प्रभाव आप देख लीजिए बच्चों, अलग अलग लोगों जलवायु पे जो लोग रहते हैं उनकी फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स तक, शारीरिक विशेषताएं भी भिन्न भिन्न हो जाती हैं। आप देखिए अफ्रीका वाले जो लोग होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप होती है, उनकी त्वचा का रंग काफ़ी गहरे रंग का होता है। हमारे यहाँ गेहुआ होता है क्योंकि हमारे यहाँ हर तरह का मौसम है। पाश्चात्य देशों में जहाँ की सूरज बहुत कम निकलता है, उनकी त्वचा का रंग वर्ण बिल्कुल हल्का होता है। तो जलवायु का प्रभाव सोचिए हमारी शारीरिक विशेषताओं पे भी पड़ रहा है, तो भौतिक वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। दूसरा है परिवार का वातावरण, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। माता पिता हैं कैसे व्यवहार कर रहे हैं, संबंध कैसे हैं, भाई बहन कितने हैं, भाई है या बहन है या दोनों हैं, इसका भी प्रभाव पड़ता है। किस प्रकार का परिवार है, एकाकी परिवार है, संयुक्त परिवार है, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं, एक दूसरे को परेशान करने वाले हैं वगैरह, ये सब बालक के वातावरण का भाग हैं जो कि उसको प्रभावित करेगा। फिर विद्यालय का वातावरण, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, भौतिक वातावरण कैसा है, खुला हवादार स्थान है, अच्छी जगह है या बिल्कुल दम घोटू वातावरण है, अध्यापक कैसे हैं, बच्चों के साथ कैसा संबंध है, अध्यापक के अलावा जो वहाँ पे फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है, ये सभी चीज़ें बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। फिर है सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण, इसके विषय में मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जिस तरह के हम समाज में रहते हैं, जैसी हमारी सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, जैसी हम बच्चे को अवसर देते हैं, जैसी हम मार्गदर्शन देते हैं बालक के अंदर, उसी तरह का विकास होगा। अब हमने आनुवंशिकता के बारे में पढ़ लिया और वातावरण के बारे में पढ़ लिया। अब दोनों में से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो ये बेटा ये एक विवाद का विषय है जो सदियों से चला आ रहा है, ठीक है। तो विशेषज्ञों ने इसके ऊपर जब अध्ययन करना शुरू करा, तो पहले तो कुछ समय तक, जैसे अलग अलग काल में देखा जाए तो विशेषज्ञों की राय भिन्न भिन्न थी और परिवर्तित होती रही, और जो जिस पक्ष का था उसने उस पक्ष में अपने अध्ययन किए और उन अध्ययन के आधार पर सिद्ध करने की कोशिश की। किसी ने कहा कि आनुवंशिकता महत्वपूर्ण है और किसी ने कहा वातावरण महत्वपूर्ण है। जैसे 1800 के जो बाद के वर्ष थे और आरंभिक 1900 में आनुवंशिकता के ऊपर बहुत अध्ययन हुए और लोग आनुवंशिकता को ज़्यादा महत्व देने लगे। 1960 के आसपास परिवर्तन आया, कुछ विशेषज्ञ हुए जिन्होंने कहा कि नहीं, वातावरण, जैसे लोगों ने कहा कि आप मुझे किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा कि आप मुझे चोर के बच्चे को दे दीजिए, मैं उसको जज बनाकर दिखा दूंगा, डॉक्टर के बच्चे को दे दीजिए, मैं उसको डाकू बनाकर दिखा दूंगा, क्योंकि वातावरण में सब कुछ परिवर्तित करने की क्षमता है। जॉन लॉक जैसे विशेषज्ञ थे, उन्होंने कहा कि बालक जब जन्म लेता है तो एक जैसे कोरी स्लेट होती है जिसके ऊपर कुछ भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल वैसा होता है, और आप उसको जैसे अनुभव देंगे, जैसा वातावरण देंगे, बालक वैसा ही बन जाएगा। तो ये दो प्रकार के मत हमेशा से चले आए हैं, लेकिन वर्तमान में अभी देखा जाए तो ये माना जाता है कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और विकास के लगभग सारे तो नहीं कह सकते, जैसे आँख की पुतली का रंग, त्वचा का रंग, इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जब जितने भी पहलू हैं उन पर एक का प्रभाव नहीं होता, बल्कि दोनों की अंतःक्रिया होती है। बच्चे को हाइट का बहुत अच्छा वो मिला है, लेकिन अगर उसको पोषण नहीं मिला, वो कुपोषित रह रहा है, उसको अवसर नहीं मिल रहा व्यायाम करने का, भोजन का नहीं मिल रहा, तो बच्चा कैसे लंबा होगा? होगी आनुवंशिकता से गुण मिला होगा। जैसे इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि बीज जो है वो आनुवंशिकता है। तो बीज को आपने धरती के अंदर रोपित कर दिया, उसको ना पानी दे रहे हैं, ना खाद दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे, मतलब वातावरण से उसको कुछ नहीं मिल रहा, तो क्या वो बीज पनपेगा? नहीं पनपेगा। इसके विपरीत अगर बीज ही आपने खोट वाला डाल दिया है, उसमें कुछ कमी है, तो आप कितनी भी खाद डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, लेकिन वो अच्छे वृक्ष में अच्छे उसकी पैदावार
नहीं होगी। तो बीज का भी महत्व है और उसे क्या मिल रहा है उसका महत्व है। तो जो भी विकास होता है वो दोनों आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया के द्वारा होता है। बच्चों, ये चैप्टर यहाँ पर पूरा हो गया, समाप्त हो गया है। मैं आपको फिर दोहरा रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, उन क्वेश्चंस के आप उत्तर लिखिए और वो उत्तर लिखकर आप मुझे भेजिए। मैं उनको चेक करूंगी और उसमें नंबर दूंगी, जिससे आपको अंदाज़ हो जाएगा कि परीक्षा में आपको कैसे लिखना है। ओके बच्चों, बाय।